दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं भद्रा सिन्हा और मैं अपूर्वा मंधानी और हमारे इस वीकली शो कोट अनकोट में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में हम आपको पिछले हफ्ते हुई बड़ी कोर्ट की डेवलपमेंट्स के बारे में बताते हैं। इस हफ्ते हमारे पास आपके लिए सबसे पहली खबर है सुप्रीम कोर्ट से। हम पिछले कुछ एपिसोड्स में पेगासस के बारे में बात कर चुके हैं। आप जानते हैं कि ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है पूरे देश में और इसी के चलते पश्चिम बंगाल सरकार ने इस पर एक कमीशन बिठाई थी। इस कमीशन 2 मेंबर कमीशन थी जिसके सदस्य पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मदन बी लोकुर भी हैं और इसी से जुड़ा अब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। दरअसल ये कमीशन जो है, आपको संक्षेप में बता दूं, इस कमीशन को पेगासस मुद्दे पर एक तरह की जांच करनी थी। इसमें देखना था कि क्या वाकई पेगासस यूज़ हुआ था देश के नागरिकों पर, क्या ये असंवैधानिक तरीके से यूज़ हुआ था, इलीगल तरीके से यूज़ हुआ था, और क्या इसके यूज़ होने से जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों का खंडन हुआ था। अब इस पे दरअसल एक PIL जनहित याचिका फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि एक NGO ग्लोबल विलेज फाउंडेशन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट ने फाइल किया है और उन्होंने ये कहा है कि इस पेगासस मामले में जो जांच होनी चाहिए वो राज्य सरकारों द्वारा नहीं, केंद्र सरकार द्वारा नेशनल लेवल पे एक एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा होनी चाहिए। और उस पे PIL में उन्होंने कई बातें बोली, जिसमें से उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये पेगासस पूरा मामला है, ये जिन मुद्दों से जुड़ा हुआ है जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सभी मामले दरअसल केंद्र सरकार के अंदर आते हैं। इन सभी मामलों पर सिर्फ केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है और इसलिए उस PIL ने कहा है कि इस पर जांच करने का भी अधिकार केंद्र सरकार को ही होना चाहिए, ना कि राज्य सरकार को। लेकिन अपनी इस कमीशन को डिफेंड करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अब सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने तथ्य रखे हैं और उन्होंने कहा है कि चूंकि केंद्र सरकार ने इस पर कोई जांच कमेटी बनाने का इनिशिएटिव नहीं लिया, जांच कमेटी नहीं बनाई, और इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि उनके हिसाब से केंद्र सरकार इस पर थोड़ा कभी टाल मटोल कर रही थी और इन जो रिपोर्ट्स आई थी जिन्होंने पेगासस का खुलासा किया था उनको खारिज भी कर रही थी, और ऐसे मामले में पश्चिम बंगाल ने सरकार ने कहा कि उनके पास और कोई चारा नहीं था और उन्हें ये कमीशन बनानी पड़ी। उन्होंने एक और बात उठाई, उन्होंने PIL जिस NGO ने फाइल किया है उसके बारे में उन्होंने बोला है कि वहाँ के जो चेयरमैन और ट्रस्टी हैं वो दरअसल RSS और स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े हुए हैं और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस PIL को उस नज़रिए से देखना चाहिए। हाँ पूर्वा, और इस PIL की जो सुनवाई थी वो पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, जिसके चलते वेस्ट बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ये आश्वासन दिया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट पेगासस से जुड़े हुए अन्य मामले सुन रही है तब तक जस्टिस MB लोकुर कमीशन इस वक्त इस पे कोई सुनवाई नहीं करेगा। अब जो हेयरिंग में हुआ उसके बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगी। जब ये मुद्दा चीफ जस्टिस NV रमणा की बेंच के सामने आया पिछले हफ्ते, तो NGO की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट थे हरीश साल्वे, उन्होंने एकदम शुरू में ही इस चीज़ को बोला कि भाई इसमें जो है वेस्ट बंगाल, जैसा आपने बताया, उन्होंने यही चीज़ दोहराई कि इसमें जो है वेस्ट बंगाल का कोई अधिकार नहीं बनता है। जो पेगासस मामला है उस पर केवल केंद्र सरकार ही इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। और साल्वे जी ने ये भी बात कोर्ट को याद दिलवाई कि कोर्ट जो है पेगासस मुद्दे से जुड़े हुए कुछ अन्य पिटिशंस पे पहले से ही सुनवाई कर रहा है और यदि ये कमीशन अपनी हेयरिंग करता रहेगा तो शायद उसका असर सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग मैटर्स हैं उस पर हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले, अपना कोई फैसला ले उन मुद्दों पे, उसका असर जस्टिस MB लोकुर कमीशन पे भी हो सकता है। तो जैसे ही साल्वे ने अपनी ये बात रखी और उसी वक्त जो बेंच थी उन्होंने अपनी नाराज़गी तो नहीं कहूँगी, मगर हाँ उन्होंने ये ज़रूर वेस्ट बंगाल सरकार के जो वकील थे उनको ये ज़रूर बोला कि हम केवल इतना ही चाहते हैं कि जब तक हम सुनवाई कर रहे हैं
तब तक जो है जस्टिस एमबी लोकुर कमीशन इस मुद्दे पे कोई सुनवाई ना करें। कोर्ट ने बार बार वेस्ट बंगाल के वकील को ये भी बोला कि हम अपनी तरफ से कोई स्टे ऑर्डर नहीं देना चाहते। स्टे ऑर्डर का मतलब होता है कि यदि कोर्ट अगर बोल दे कि स्टे कर दिया जाए प्रोसीडिंग्स, तो एमबी लोकुर कमीशन इस मामले में कोई जांच नहीं कर सकती। तो कोर्ट ने ये बार बार दोहराया कि भाई हम इस इशू पे कोई स्टे नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर हम अपनी तरफ से कुछ बोलेंगे तो मामला और गंभीर या और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जो वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से वकील थे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने बड़ी कोशिश करी अपनी तरफ से कोर्ट को समझाने की कि जो ये कमीशन है ये एक स्वतंत्र कमीशन है और एक ये स्टैट्यूटरी ऑर्डर के तहत जो है इसको बनाया गया है। मगर कोर्ट उस बात पे बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। कोर्ट इस बात पे भी नहीं जाना चाहती कि जो एनजीओ का बैकग्राउंड है वो क्या है, उनका जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन से लिंक है। उन्होंने इन सब मुद्दों पर जाने से मना किया और उन्होंने सिंघवी साहब को सिर्फ यही बोला कि हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जब तक हम इस मुकदमे को सुन रहे हैं जस्टिस एमबी लोकुर कमीशन इस पे कोई कार्यवाही आगे ना करे। तो थोड़ा जैसे ही बेंच ने अपनी तरफ से कोई इंडिकेशन दी, वो इंडिकेशन समझते हुए जो सिंघवी साहब थे उन्होंने एक तरीके से आश्वासन दिया कोर्ट को और उनकी बात मानी और कोर्ट को बोला कि आप अपनी तरफ से कोई निर्देश ना दें, क्योंकि अगर आप निर्देश देंगे तो थोड़ा बवाल मच सकता है और ये मुद्दा जो है और राजनीतिक बन सकता है। तो ये कहते हुए सिंघवी साहब ने अपनी तरफ से ये आश्वासन दिया कि जस्टिस लोकुर कमीशन जो है इस पे अभी कोई कार्यवाही नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट उन 9 पिटिशंस पे कुछ सुनवाई ना करे, कुछ फैसला ना दे, तब तक ये जो कमीशन है इस पे कोई सुनवाई नहीं हो सकती है। तो चलिए पूर्वा, हम अपनी दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। ये खबर भी सुप्रीम कोर्ट से है। दरअसल पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है जिसके जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह मेंबर्स हैं, इस बेंच ने जो यूनिटेक प्रमोटर्स हैं दिल्ली में स्थित, जो ये एक रियल एस्टेट कंपनी है, इनके जो 2 प्रमोटर्स हैं संजय चंद्रा और अजय चंद्रा, इन दोनों को तिहाड़ जेल से निकाल के मुंबई के आर्थर और तलोजा जेल में शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया, फैसला दिया। ये फैसला उस वक्त आया जब कोर्ट को ये बताया गया कि जो दोनों भाई हैं जेल में रहने के बावजूद अपना व्यवसाय जो है, अपना कारोबार जो है चलाते जा रहे हैं और कैसे चलाते जा रहे हैं, सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए। और ईडी, दरअसल ये रिपोर्ट जो है, ये बात सुप्रीम कोर्ट को ईडी मतलब कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उन्होंने ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश करी अपनी 2 रिपोर्ट्स के द्वारा जो सील्ड कवर में दी गई थी सुप्रीम कोर्ट को। और उस रिपोर्ट में जो है ईडी ने पूरा ब्यौरा दिया है कि किस तरीके से ये जो दोनों भाई हैं अपने कंपनी के जो पुराने एम्प्लॉयज़ या जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ मिलजुल के अपना बिजनेस जो है चला रहे थे जेल से। और ये भी बताया गया सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने एक जो है एक अपना ऑफिस अलग से बनाया गया था जिसकी जानकारी किसी को नहीं है, किसी जांच एजेंसी को नहीं है। और इस ऑफिस में जो मिले दस्तावेज हैं वो ये दर्शाते हैं कि जेल में रहने के बावजूद जो दोनों भाई हैं वो उन्होंने अपने व्यवसाय पे कोई बंधन नहीं, मतलब कि अपने व्यवसाय को बंद नहीं किया है। अच्छा, हैरानी की बात यह है अपूर्वा, जब कोई व्यक्ति जेल में जाता है या जुडिशियल कस्टडी में रहता है उसको कोई इस तरीके की फैसिलिटी नहीं मिलती कि वो जेल में रह के अपना सारा काम करते रहे, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है जेल में रहना। मगर जो ये दोनों भाई हैं, इन दोनों को जो तिहाड़ जेल के अधिकारी हैं उन्होंने सारी फैसिलिटीज़ दी हुई थी। मतलब कि उनको कंप्यूटर का भी शायद मिले हुए थे, उनको फ़ोन मिले हुए थे, सारी चीज़ें मिली हुई थी जिसकी वजह से वो अपना कार्य करते जा रहे थे। और जो उनका जो ऑफिस था जिसकी जानकारी किसी जांच एजेंसी को नहीं थी, उस ऑफिस में दरअसल उनके जो फादर हैं, जो उनके पिता हैं, वो लगातार जाके उसी काम को आगे बढ़ाते जा रहे थे। ईडी ने ये अहम बात भी बोली कि इस पूरे मामले में देखा जा रहा था कि तिहाड़ जेल और चंद्रा बंधुओं के बीच में एक
मिली भगत हो रही थी। तो उन्होंने इस पे जो है जांच की मांग भी की, जिसके चलते कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को डायरेक्शन भी दी है। आप थोड़ा सा बताएंगे कि दिल्ली पुलिस को आखिरकार कोर्ट ने बोला क्या है? बिल्कुल, दरअसल ये जो केस है ये 2015 का केस है और दोनों भाई अगस्त 2017 से इस केस की वजह से जेल में हैं। अब यूनिटेक के खिलाफ दरअसल काफ़ी जांच चल रही है, ईडी की तरफ से, सीबीआई की तरफ से, अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर भी, 2G स्कैम को लेकर भी। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है ये रियल एस्टेट कंपनी, और जो ये मुद्दा है जिसकी वजह से ये दोनों भाई अभी अगस्त 2017 से जेल में थे। दरअसल गुड़गांव की एक प्रॉपर्टी है सेक्टर 70 में, एंथिया फ्लोर्स वाइल्ड फ्लावर कंट्री। अब बेसिकली दोनों भाइयों के खिलाफ कई होम बायर्स ने इस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए कई लोगों ने उनको पैसा दिया था। फिर उसके बाद जब उन्हें समय पे अपने फ्लैट नहीं मिल पाए, उसके बाद कई होम बायर्स ने उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की थी, जालसाजी की, चीटिंग की, फोर्जरी की, और इसी मामले में अब वो अगस्त 2017 से जेल में हैं। और इसी के चलते दरअसल जिस ऑफिस की आपने बात की, बड़ा ही दिलचस्प है ये, अंडरग्राउंड सीक्रेट ऑफिस की तरह इसको माना जा रहा है। इस ऑफिस से सैकड़ों सेल डीड्स बरामद हुई हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स मिले हैं, कंप्यूटर मिले हैं जिसमें उनकी विदेशी प्रॉपर्टियों के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन है। तो अब जो दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा गया है वो इसलिए मांगा गया क्योंकि ईडी ने कोर्ट को ये बताया कि 16 अगस्त को उन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ भी एक कंप्लेंट फाइल की थी, उन्हें ये बताते हुए कि उन्हें ऐसा लग रहा है और उन्हें ये सबूत मिले हैं कि जो दोनों भाई हैं वो जेल के अंदर से भी अपना कारोबार चला रहे हैं, उनका कुछ उसमें कमी नहीं आई है जेल में होने के बावजूद। लेकिन कोर्ट ने अब ये देखा कि दिल्ली पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की थी और इसलिए अब दिल्ली पुलिस ने दिल्ली कमिश्नर को 4 हफ्ते दिए हैं इस पे कार्रवाई करने के लिए और कोर्ट को बताने के लिए कि उन्हें इस जांच में आखिर क्या पता चला। अपूर्वा, इस हेयरिंग के दौरान कोर्ट ने बहुत सख्त शब्द यूज़ किए तिहाड़ जेल अथॉरिटीज़ के बारे में, थोड़ा बहुत उन्होंने दिल्ली पुलिस के व्यवहार को लेके भी बोला, क्योंकि कोर्ट ने ये बोला कि हम बहुत अचंभित हैं, हम बहुत सरप्राइज्ड हैं कि कंप्लेंट मिलने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने इसमें कोई कार्यवाही नहीं करी। आपको ये बताना चाहेंगे कि जो ईडी है वो यूनिटेक के खिलाफ दरअसल इन्वेस्टिगेशन इसलिए कर रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक फॉरेंसिक ऑडिट हुआ था यूनिटेक कंपनी को लेके, जिसमें ये पाया गया था कि यूनिटेक ने जितना भी पैसा उनको होम बायर्स ने दिया था, डिपॉजिट किया था उनके लिए, उनकी कंपनी में अपने घरों को लेके, यूनिटेक ने वो सारा पैसा दरअसल डाइवर्ट कर दिया है विदेशों में, और विदेशों में उन्होंने भारी मात्रा में एक तरीके से जो है वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खरीदी है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो उस पैसा को वापस कैसे लाया जाए, इसी पे जो है ईडी अपनी जांच कर रही है और इसी जांच के दौरान ईडी को ये पता चला कि किस तरह से ये जेल में रहने के बावजूद अपना कारोबार करते जा रहे हैं। दरअसल इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ईडी के वकील ने बोली, उन्होंने ये बोला कि इनका जेल जो जुडिशियल कस्टडी है वो अब कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में रह के अगर आप वो सब एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो आप बाहर रह के कर सकते हैं, तो फिर कस्टडी में या जेल में रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। चलिए, जो तीसरी खबर हमारे पास है वो भी सुप्रीम कोर्ट से है और ये खबर दरअसल देश की जो न्यायिक व्यवस्था है उसके ऊपर एक कड़ी टिप्पणी भी है और जो हमारे सांसद हैं उनके खिलाफ जो आपराधिक मामले चल रहे हैं पूरे देश में, उस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग की और उस बारे में सुप्रीम कोर्ट को कई डिटेल्स भी मिली है इस हफ्ते 2 बार ये केस कोर्ट के सामने आया था। बिल्कुल, और ये जो डिटेल्स हैं ईडी और सीबीआई के केसेस को लेकर। करेक्ट। तो इसमें बेसिकली ये केस है, एक पिटिशन फाइल हुई थी, अश्विनी कुमार उपाध्याय ने पिटिशन फाइल की थी ये बोलते हुए कि जिन सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं उन पर लाइफ टाइम बैन, एक तरह का पूरे ज़िंदगी उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और अब इस केस में जो अमाइकस हैं विजय हंसारिया जो कोर्ट को असिस्ट कर रहे हैं इस केस में, उन्होंने कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट फाइल की है। दरअसल इनको ये जो सीनियर एडवोकेट हैं इनको सीबीआई और ईडी से ये इन्फॉर्मेशन मिली थी। अब आपको थोड़ा बता दूँ, ईडी बेसिकली जो पीएमएलए के केसेस है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उस पर ध्यान देता है जब सांसदों की बात आती है, और जो सीबीआई है वो और जैसे और
सीरियस जो मामले होते हैं जैसे कि रेप, मर्डर, उन सब की जांच करता है। अब उससे जुड़ी जो विजय हंसारिया ने रिपोर्ट सबमिट की है उससे ये पता चला है कि सांसदों के खिलाफ, एमपीज़ और एमएलएज़ के खिलाफ इस समय देश में 121 केसेस पेंडिंग है और ये जो 121 केसेस पेंडिंग है उनमें से 58 केसेस में उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, यानी कि सीरियस केसेस हैं ये। अब ईडी के केसेस फाइल की बात की जाए तो उन्होंने कोर्ट को बताया कि 51 केसेस ईडी द्वारा रजिस्टर किए गए हैं एमपीज़ के खिलाफ और 71 केसेस टोटल में एमपीज़ के खिलाफ इस समय, एमएलएज़ के खिलाफ, माफ़ कीजिएगा, एमएलएज़ के खिलाफ इस समय पेंडिंग है। अब सिर्फ नंबर्स की तो उन्होंने बात की, उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से इनमें से कई केसेस में बहुत ही ज़्यादा विलम्ब हुआ हुआ है। इनमें कई केसेस जो हैं वो 1 दशक से पुराने हैं, कई केसेस में अभी तक 1 दशक से पुराने हैं, फिर भी इसमें सिर्फ जांच की स्टेज पर ही हैं, ये चार्जेस भी फ्रेम नहीं हुए, ट्रायल तो दूर की बात है। तो उन्होंने ऐसे भी कई उदाहरण दिए। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि जो ईडी है वो अब भी 2013, 2014 और 2015 में रजिस्टर्ड केसेस, एमपीज़ के खिलाफ जो केसेस रजिस्टर हुए थे वो अब भी उसकी जांच ही कर रही है। और उन्होंने ये भी बताया कि हर 5 में से 1 केस जो 2011 से रजिस्टर हुए हैं उनमें ट्रायल शुरू नहीं हुआ है और बाकी केसेस में चार्जेस भी अभी तक फ्रेम नहीं हुए हैं। बिल्कुल अपूर्वा, और ये रिपोर्ट जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एनवी रमणा की बेंच के सामने पेश की गई थी। इस पे काफ़ी देर तक सुनवाई भी हुई, इसमें इससे जुड़े हुए अलग अलग मुद्दों पे सुनवाई हुई। कोर्ट ने हेयरिंग के दौरान ये टिप्पणी करी कि जिस तरह से विलम्ब है, जिस तरह का डिले हो रहा है इन केसेस में, ऐसा लगता है कि एक तरीके से जो एजेंसीज हैं उन्होंने तलवार टांग के रखी हुई है। और उन्होंने बोला कि ये तलवार इतनी देर तक टांगनी नहीं चाहिए, आप या तो इसमें जो है ट्रायल इसको ख़त्म करिए या इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करिए, इसका कोई कंक्लूजन तो होना चाहिए। नहीं तो उन्होंने मतलब कि कुछ सीधे शब्दों में तो ये नहीं बोला, मगर उनका ये भी कहना था एक तरीके से कि किस तरह से इन केसेस का एक्चुअली मिसयूज़ किया जाता है आगे चल के इलेक्शंस के दौरान, या लीडरों को अरेस्ट कर दिया जाता है, उनको जेल में भेज दिया जाता है। तो इन्हीं हाँ, फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने एक और बात बोली, उन्होंने ये माना कि भाई वाकई में जो जांच एजेंसियां हैं उनमें भी मैन पावर की कमी है, जो हमारे ट्रायल कोर्ट्स हैं जहां पे ये केसेस पेंडिंग हैं उनमें भी मैन पावर की कमी है। मगर फिर भी उनका ये मानना था कि 1 दशक तक जो है कोई केस जो है इतना लंबा नहीं खींचा जा सकता, इसका अंत आना बहुत ज़रूरी है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो बेंच है उन्होंने फिर एक डिटेल्ड ऑर्डर पास किया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को बोला है कि भाई जितनी जल्दी हो सके कुछ स्पेशल कोर्ट्स जहां पे केवल एमपीज़ और एमएलएज़ के केसेस की सुनवाई हो सके उनको स्थापित किया जाए, और खासकर उन राज्यों में जहां पे 100 से ज़्यादा ऐसे केसेस पेंडिंग है। मैं ये बताना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से ही हर राज्य में जो है एक स्पेशल कोर्ट है, केवल एक है। तो माना कि जैसे मध्य प्रदेश है तो वहाँ पे केवल एक ही स्पेशल कोर्ट है भोपाल में, मगर केसेस तो बहुत ढेर सारे हैं और जो गवाह होते हैं उनको भी बहुत दूर से आके अपना स्टेटमेंट देना पड़ता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को बोला है कि जितनी जल्दी हो सके इन राज्यों में स्पेशल कोर्ट्स की स्थापना करनी चाहिए। साथ में उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को एक और डायरेक्शन दी है, जिसमें उन्होंने इनसे जवाब मांगा है अमाइकस क्यूरी की इस सजेशन पे कि क्या एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन होना चाहिए या नहीं। इस कमेटी का जो रोल है मिस्टर हंसारिया का ये कहना है कि जो ये कमेटी है उसको इन सारे केसेस में थोड़ा सा छानबीन करके ये देखना चाहिए कि वाकई में कि क्या वजह है कि इन केसेस में इतनी देरी हो रही है, कि ये केसेस क्यों नहीं डिसाइड हो पा रहे जल्दी। तो इन सब चीज़ों पे कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार से एक तरीके से जवाब मांगा है। तो चलते चलते एक खास खबर के बारे में हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, जिसके बारे में हमने पिछले हफ्ते अपने इस शो में जिसके बारे में हमने बात भी करी थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने 9 जजेस की सिफारिश करी थी और पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने
उन सिफारिशों को मंजूर कर दिया है। इन 9 जजेस का नोटिफिकेशन जो है प्रेसिडेंट ने पिछले हफ्ते इशू किया और इसके चलते ही 31 अगस्त को नए जजेस जो हैं 9 जजेस जो हैं वो शपथ ग्रहण करेंगे और अब सुप्रीम कोर्ट में हमारे पास 33 जजेस हो जाएंगे तकरीबन 2 साल की बहुत लंबे समय के बाद। और जिस दिन ये 9 जजेस शपथ ग्रहण करेंगे अपूर्वा, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण पल होगा हमारे देश के लिए, क्योंकि उस दिन एक महिला जज जस्टिस बीवी नागरत्ना भी शपथ लेंगी जो भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। चलिए, आज के लिए हमारे पास आपके लिए इतनी ही खबरें हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये शो पसंद आ रहा हो। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। धन्यवाद।